हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम 11th साइंस के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है। स्टूडेंट चलिए समझते हैं ये सॉलिड क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक टर्म हमने पढ़ा है मैटर। मैटर क्या होते हैं? ऐसे चीजें जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिनके अंदर कुछ मास हो। कुछ जगहों पर वेट भी लिखा होता है स्टूडेंट, लेकिन प्रॉपर अगर डेफिनेशन हम बोले तो जिसके अंदर मास हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे या प्लेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर के बेसिक लेवल पर तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और तीसरा होता है गैस। लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। सॉलिड और फ्लूइड्स, ये दोनों फ्लूइड्स हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें स्टूडेंट, तो एक सॉलिड ले लेते हैं, ये उसके मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल बहुत क्लोज क्लोज होते हैं सॉलिड में, इनकी पैकिंग जो होती है बहुत क्लोज होती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस की बात करें तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होते हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, और इनके बीच लगने वाले फोर्स को कहते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। यह इंटरनल फोर्स है, मॉलिक्यूल खुद ब खुद लगा रहे हैं, बाहर से किसी ने एक्सर्ट नहीं किया है। जो बाहर से फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। यह सॉलिड है, अगर इस पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। फोर्स को न्यूटन ने डिफाइन किया था। न्यूटन ने कहा था फोर्स एक फैक्टर है। व्हाट इज फोर्स? एक फैक्टर है जो दो काम करता है, या तो पुश करेगा या तो पुल करेगा। किसको? ऑब्जेक्ट को। तो पूरा फोर्स का डेफिनेशन हो गया, फोर्स इज अ फैक्टर विच पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? एक फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करे या तो पुल करे। न्यूटन ने कुछ इस तरह और भी कहा था स्टूडेंट, फोर्स एक फैक्टर है जो किसी चीज को चेंज कर दे या करने की कोशिश करे, ट्राई टू चेंज द थिंग। फोर्स इज अ फैक्टर विच चेंज द थिंग और ट्राई टू चेंज द थिंग, ऐसा न्यूटन ने कहा था। अगर आप किसी दीवार को धक्का देते हो तो वो दीवार वहां से मूव नहीं हो रही है, तो हम ट्राई टू चेंज द थिंग कर रहे हैं, वहां ट्राई कर रहे हैं चेंज करने की। तो अगर कोई फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाए, मॉलिक्यूल के बीच का अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। और जब फोर्स लगाकर शेप और साइज को चेंज कर दिया हमने, जो फोर्स, जिस फोर्स ने शेप और साइज को चेंज किया, उस फोर्स को कहेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। तो व्हाट इज डीफॉर्मिंग फोर्स? एक फोर्स है जिसको अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज आ जाता है। और अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, और मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस वैसे का वैसा ही है, तो उस ऑब्जेक्ट के शेप या साइज में चेंज नहीं आएगा, और फोर्स अप्लाई करने पर शेप और साइज में चेंज नहीं आता है, उस बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। जैसे एक पत्थर ले लो, फोर्स लगाओ, ईंट ले लो, फोर्स लगाओ, देखो वहां पर उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा बॉडी है? रिजिड बॉडी। और फोर्स लगाने पर अगर शेप और साइज में चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं नॉन रिजिड बॉडी। नॉन रिजिड बॉडी। होप आपको ये दो वर्ड समझ गया होगा, रिजिड बॉडी क्या है, नॉन रिजिड बॉडी क्या है। आज के लेक्चर में हम जो भी बातें करेंगे
वह नॉन रिजिड बॉडी को लेकर बातें करेंगे, यानी जिसके शेप और साइज में चेंज पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब हम एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल फोर्स का नाम हमने क्या रखा? डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज हो जाता है। तो शेप और साइज में चेंज होने के फिनोमिनन को हम कहते हैं डीफॉर्मेशन। कहेंगे ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो गया, यानी शेप और साइज दोनों में से किसी एक को या दोनों को उसने चेंज कर दिया, और उस फोर्स जिसके वजह से उसने किया उसे कहेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स है स्टूडेंट? एक एक्सटर्नल फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के या बॉडी के शेप और साइज में चेंज ला देता है। आगे सुनिए, अब शेप और साइज में फोर्स लगाने पर चेंज आ गया। अगर ये फोर्स रिमूव करते हैं, कौन सा फोर्स रिमूव करते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं और ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है। ऑब्जेक्ट जैसा था, एक रबर को मैंने स्ट्रेच किया, मैंने यही डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, स्ट्रेचिंग हमने किया, खींचा ना, वहां एक फोर्स लगाया, वो अपने शेप को चेंज कर दिया, अपने साइज को चेंज कर दिया। लेकिन जैसे ही फोर्स को मैंने रिमूव किया, अगर ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप और साइज को अगेन गेन कर लेता है तो उस फिनोमेनन को कहते हैं इलास्टिसिटी, और अगर नहीं गेन करता है तो उस फिनोमेनन को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो चलिए समझते हैं क्यों गेन करता है और क्यों नहीं गेन करता है, इसको लेकर थोड़ी सी बातें समझते हैं। स्टूडेंट एक लड़का है, उसका नाम है ए, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है एक्स। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, बीवी तो है नहीं, गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ए सुबह सो के उठते पहला काम यही करता है, वो उसको मैसेज करता है, हाय गुड मॉर्निंग, और थोड़ी देर बाद मेरा बेबी नाश्ता किया, मेरा सोना नाश्ता किया, समथिंग लाइक दैट वर्ड मैसेज करता है। काम चल रहा है, रात को गुड नाइट, थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं। अब ए पहले एक दिन में 10 एसएमएस करता था, ए को पता नहीं कुछ हो गया, 100 एसएमएस करना चालू कर दिया एक दिन में, फिर 1000 एसएमएस करना चालू किया, यानी ए एक्स के बहुत क्लोज जा रहा है। अब बताओ एक्स क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी उसको, उससे दूर भागेगी, सिंपल सी बात है ना, उससे दूर भागेगी। एक कंडीशन ये हो गया स्टूडेंट। दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक्स है, ए है, ए उससे दूर भाग रहा है, ए उससे, ये वाला कंडीशन देखो, उसके करीब आ रहा था, लेकिन एक्स जो है ए से बहुत प्यार करती है, ये एक्स जो है ए से बहुत प्यार करती है। जैसे वो दूर भागने की कोशिश करेगा, उसको अपने टूवर्ड खींचने लगेगी। तो यहां फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करूं, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत क्लोज आ रहा था तो एक डिस्टेंस था, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, यहां आराम से दोनों जी रहे थे, ना इसके घर पे कोई टेंशन, ना इसके घर पे कोई टेंशन, चुप चुप के 2-4 मैसेज 10 मैसेज करके जी रहे थे। लेकिन इसने इतना ज्यादा कर दिया कि इसको डर हो गया कि अब पकड़ी जाऊंगी। तो एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोज आता है तो दूसरा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिपल कर देता है, खुद ब खुद रिपल कर देता है, बाहर से किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहां पर रिपल्सन हुआ, यह मॉलिक्यूल ने खुद से किया, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन कहते हैं इसको। यहां जैसे मॉलिक्यूल ये दूर जाने की कोशिश किया, ए ने क्या किया? उसको अट्रैक्ट कर लिया, इसे कहेंगे इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जा रहा है, पहले नॉर्मली जी रहे थे, अभी दूर जा रहा है, डिस्टेंस जो बीच में था उसको और बढ़ा रहा है, तो एक्स क्या करेगी? ए को खींच लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, और यहां पर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ। तो यहां पर ये जो इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, इसी की वजह से उसने अपने शेप और साइज को गेन कर लिया। जैसे एक रबर था, ये रबर है, इसको हमने स्ट्रेच किया, इतना बढ़ा दिया, तो इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए होंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, ओरिजिनल शेप और साइज को अगेन गेन कर लेगा। अगर ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेता है, उस फिनोमिनन को कहते हैं इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी। और ओरिजिनल शेप और साइज को गेन नहीं करता है, उस फिनोमिनन को कहते हैं प्लास्टिसिटी। और उस बॉडी को कहेंगे इलास्टिक बॉडी, और जो ओरिजिनल शेप और साइज को गेन नहीं करेगा उसे कहेंगे प्लास्टिक बॉडी स्टूडेंट। और ये जो फोर्स है अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला, इस फोर्स को कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसा फोर्स जो उसको फिर से ओरिजिनल शेप और साइज में वापस ला दे उसे कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। मैंने पहले कहा जो शेप और साइज को चेंज कर दे उसे डीफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे, और जो शेप और साइज में वापस ला दे उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे स्टूडेंट। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ रिपल्सन। किसकी वजह से? मॉलिक्यूल की वजह से। यह फोर्स एक इंटरनल फोर्स है, यह हमने कहीं से नहीं लगाया, मॉलिक्यूल ने खुद ब खुद इस फोर्स को लगाया। तो इलास्टिसिटी होप समझ में आ गया होगा कि अगर किसी बॉडी पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और वह अपने शेप और साइज को क्या करता है, चेंज कर देता है। कौन सा फोर्स अप्लाई किया हमने? डीफॉर्मिंग। उस फोर्स को कहेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। यह एक एक्सटर्नल फोर्स है। अप्लाई करने पर क्या हुआ? शेप और साइज चेंज हो गया, और जैसे ही फोर्स रिमूव किया वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स लगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिपल्सन और इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। वह शेप और साइज को गेन कर लिया, तो वह बॉडी इलास्टिक बॉडी है। नहीं किया तो प्लास्टिक बॉडी है। स्टूडेंट यहां अगर एक वर्ड ऐड कर दिया जाए, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब एक्स इतना ज्यादा प्यार करती थी ए से, इतना ज्यादा कि फिर से वैसे कर ली जैसा नॉर्मल था। यानी शेप और साइज को रिगेन किया, ओरिजिनल शेप और साइज, एक भी इंच का डिफरेंस नहीं आया। जो ओरिजिनल शेप और साइज था उसको परफेक्टली गेन कर लिया, तो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। आप छोटे बच्चों की पैंट होती है, उसको स्ट्रेच कर दो, देखो घर वाले चिल्लाएंगे, कहेंगे फैल जाएगा। क्यों? वह जब छोड़ोगे एक दो बार करने पर वो बढ़ जाता है, क्योंकि वह इलास्टिक तो है, वापस तो आ रहा है, डीफॉर्मिंग फोर्स तो लग रहा है वहां पे। और जब हम रीस्टोरिंग और डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं फैल जाता है, छोड़ते हैं रीस्टोरिंग फोर्स लग तो रहा है, लेकिन जितना डीफॉर्मिंग फोर्स लगा उतना रीस्टोरिंग फोर्स नहीं मिल पाता, इसलिए वो बढ़ जाता है। लेकिन स्टूडेंट अगर वह उतना ही लगे तो बार बार कितना भी आप उसको चेंज करो वह ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लेगा। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, यह x से a भाग रहा है, जैसे a भाग रहा है, x खुश हो गई, बोली y तो मेरा यहां इंतजार कर रहा था काफी दिनों से। यानी फिर से a को x ने नहीं कोशिश किया वापस लाने की, x को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वह उसी स्टेट में परमानेंट रह गई जिस स्टेट में थी। यानी अगर हमने उसको स्ट्रेच किया, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, शेप और साइज को चेंज कर दिया, और जब हमने छोड़ा तो शेप और साइज गेन ही नहीं हुआ, जहां था वहीं है। यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स था वो क्या हो गया? जीरो। तो उस बॉडी को कहेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी, वह परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। तो होप आपको इलास्टिक बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एक टर्म का नाम है स्ट्रेस और दूसरे टर्म का नाम है स्ट्रेन। चलिए समझते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस इजिकल टू फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। नीचे वाले को पर यूनिट करिए तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए स्ट्रेस भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट। इसका जो यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था पास्कल, इसीलिए इसका यूनिट पीए यानी पास्कल भी लिखा जाता है स्टूडेंट। डायमेंशन की बात करें स्टूडेंट,
फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है m1 l1 t⁻², यह डायमेंशन ऑफ द फोर्स है। एरिया का डायमेंशन होता है l2, इस L2 से L1 कैंसिल हो गया, यहां एक L1 रिमेनिंग रह गया, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m⁻l m⁻1 l⁻⁻1 t⁻², यह डायमेंशन हो गया। स्टूडेंट इसके यूनिट और डायमेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, 2-4-5 मिनट के बाद आपको समझ में आ जाएगा इसका यूनिट और डायमेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस जो बेसिकली होता है 3 टाइप का होता है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस, तीसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं स्टूडेंट। क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस? एक वायर है, एक वायर है। देखो सब्सटेंसेस बेसिकली हम बात करें तो 3 डायमेंशंस के बेस पर, डायमेंशंस के बेस पर बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर सब्सटेंस जिसके पास सिर्फ लेंथ होता है, दूसरा होता है एरियल सब्सटेंस जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होता है, और तीसरा होता है वॉल्यूम या क्यूबिकल सब्सटेंस जिसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस ऐसे सब्सटेंस के पास, हम ऐसे सब्सटेंस के साथ पढ़ते हैं जिसके पास सिर्फ लेंथ होता है स्टूडेंट, ब्रेथ निग्लिजिबल होता है, कंसीडर नहीं किया जाता है। तो एक वायर है, इसका लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो है वह कैपिटल एल है, और इसमें लोड लटकाया, लोड लटका दिया मैंने, ये लोड लटका दिया मैंने, mg वेट है, तो इसका लेंथ स्मॉल एल इंक्रीज हो गया। तो यहां पर जो स्ट्रेस एसोसिएटेड है उसी स्ट्रेस को हम कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ को इलोंग कर दे, या कहीं पर लेंथ इलोंग हो रहा हो, बढ़ रहा हो, और वहां पर जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा उस स्ट्रेस को हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। A stress which produce elongation in length are called longitudinal stress। अगर हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के फॉर्मूले की बात करें स्टूडेंट, तो किसी भी स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होगा, फोर्स अपॉन एरिया, जिसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहां जो फोर्स है वो वेट के फॉर्म में है, वेट ही फोर्स होता है, क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है, वेट का यूनिट किलोग्राम नहीं होता है, वेट एक फोर्स है स्टूडेंट। मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है, यहां ए ही जी है, तो फोर्स हो गया mg, और एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जैसे इस मार्कर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला है, तो यह सर्कल के इक्वल होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr²। यूनिट और डायमेंशन यही होगा हर एक स्ट्रेस का। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हमको समझ में आया, ऐसा स्ट्रेस जो कहां एसोसिएटेड हो, जब कहीं लेंथ इंक्रीज हो रहा हो तो वहां पर जो स्ट्रेस एसोसिएटेड होगा उसे हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। चलिए दूसरा समझते हैं, वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस। स्टूडेंट एक बॉल है, फुटबॉल, हर एक चीज पर P प्रेशर पहले से लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर भी P प्रेशर लग रहा है, तो इसका वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम है, जब P प्रेशर लग रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब P की वजह से इसका शेप यह है, लेकिन हमने इसमें डेल्टा P प्रेशर और ऐड कर दिया, डेल्टा P प्रेशर, हमने प्रेशर थोड़ा इंक्रीज किया। अब बताओ वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ? डेल्टा V वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब रिमेनिंग वॉल्यूम क्या है? V माइनस डेल्टा V, यह रिमेनिंग वॉल्यूम है। अब बताओ ये जो इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ वो P के कारण हुआ या डेल्टा P के कारण हुआ? इसके वॉल्यूम में चेंज डेल्टा P के कारण हुआ।
तो अगर इसका फॉर्मूला हम डिराइव करना चाहें वॉल्यूम स्ट्रेन का, तो फोर्स अपॉन एरिया ही होगा हर एक का। अब फोर्स हमने प्रेशर इज इक्वल टू पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला हमने नॉर्मली पढ़ा है। तो फोर्स इज इक्वल टू होगा प्रेशर इंटू एरिया। यहां पर कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है वॉल्यूम चेंज के लिए? डेल्टा पी। तो डेल्टा पी इंटू ए, ये हमें किसका फॉर्मूला मिल गया? फोर्स का। तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो गया डेल्टा पी इंटू ए, किसकी वैल्यू? फोर्स की, अपॉन एरिया, ए कैंसिल हो गया, यहां पर हमें डेल्टा पी मिला। तो वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वह सिर्फ चेंज इन प्रेशर के इक्वल होता है, चेंज इन प्रेशर। अ प्रेशर विच एसोसिएटेड इन चेंज इन वैल्यू। आप ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा स्ट्रेस जो किसी के वॉल्यूम में चेंज ला दे उसे हम वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस कहते हैं। A stress which produce change in value are called वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस। तीसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेस। अगर हम बात करें शेयरिंग स्ट्रेस की, तो स्टूडेंट शेयरिंग स्ट्रेस का ऐसा कुछ ज्यादा खास हो नहीं है। ऐसा स्ट्रेस जो शेप या साइज में चेंज ला दे उसी को हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। A stress associated with change in shape or size of the body is called shearing stress। और इसका नॉर्मली फॉर्मूला F by A ही लिया जाता है। अभी इसको थोड़ी देर बाद हम डिटेल में समझेंगे, जब शेयरिंग स्ट्रेन की बात करेंगे तो वहां डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट। तो स्ट्रेस क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। कितने टाइप का होता है स्टूडेंट? 3 टाइप का, लॉन्जिट्यूडिनल, वॉल्यूम और शेयरिंग। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है? ऐसा स्ट्रेस जो किसी लेंथ में चेंज ला दे उसे हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। या लेंथ में कहीं चेंज हो रहा है, वहां जो स्ट्रेस एसोसिएटेड है उस स्ट्रेस को हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कहेंगे। अगर कहीं वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से जो स्ट्रेस एसोसिएटेड है उसे वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस कहेंगे। और तीसरा, कहीं शेप में चेंज हो रहा है, वहां कोई स्ट्रेस एसोसिएटेड है, उसे हम शेयरिंग स्ट्रेस कहेंगे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन क्या होता है उसको समझते हैं। स्ट्रेन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट, मैंने कहा नीचे वाले हर एक चीज को पर यूनिट करना है, तो चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। चलिए समझते हैं। स्ट्रेन भी 3 टाइप का होता है। लॉन्जिट्यूडिनल, वॉल्यूम या बल्क, शेयरिंग स्ट्रेन। ये 3 टाइप का होता है। ये देखो, एक रिजिड सपोर्ट है, यहां से एक वायर लटका हुआ है, इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है? कैपिटल एल। ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल है। यहां लेंथ में चेंज हुआ, हमने वेट लटकाया mg, और कितना चेंज हुआ? स्मॉल एल। तो लॉन्जिट्यूडनल अगर हम स्ट्रेन की बात करें, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है? स्मॉल एल। ओरिजिनल लेंथ क्या है? कैपिटल एल। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसका यूनिट अगर निकालें स्टूडेंट, तो इसका भी मीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगा। तो इसलिए कहा जाता है स्ट्रेन एक यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम बताओ जिनके यूनिट और डायमेंशन नहीं होते हैं, उनमें से एक स्ट्रेन है।
स्ट्रेन का ना ही यूनिट होता है और ना ही डायमेंशन होता है स्टूडेंट। ओके, वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेन की बात करें तो वही फिर से फुटबॉल है। हमने इस पर पी प्रेशर लग रहा था, डेल्टा पी प्रेशर और बढ़ा दिया, वॉल्यूम में चेंज हो गया। पहले वॉल्यूम कितना था V, अभी क्या बचा V माइनस डेल्टा V, कितना चेंज हुआ डेल्टा V। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ डेल्टा V। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है कैपिटल V। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट समझना। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट? अगर हम एक बुक लेते हैं या बॉक्स लेते हैं, उसके एक साइड की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग, दरअसल वो क्यूबिकल शेप का होगा कुछ इस तरह, ये क्यूब के शेप का होगा, उसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मिलेगा। लेकिन यहां हम समझने के लिए बात कर रहे हैं, इस पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स को कहेंगे लेटरल फोर्स। ऊपर वाले साइड पर फोर्स लगा रहे हैं, बुक को रखो और ऊपर से ऊपर वाले साइड टॉप साइड पर ऐसा फोर्स लगाओ, तो क्या देखने को मिलेगा? यह वाला पोर्शन, ये पोर्शन का नाम था ए, अभी वो यहां पर आ जाएगा ए डैश, चेंज हो गया। और ये सपोज दैट बी था, अब यहां पहुंच जाएगा बी डैश। ये डेल्टा, ये एक्स डिस्टेंस चेंज हो गया, सिर्फ एक्स लिखेंगे, एक्स डिस्टेंस चेंज हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नीचे वाला साइड सेम का सेम है, जहां तहां है, ऊपर वाला साइड थोड़ा सा झुक गया, आगे की तरफ चले गया, और ये 90 डिग्री है, और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका सी और डी नाम रख देते हैं, सी डी पोर्शन सेम है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो है, इसी को कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। थोड़ा सा इस ट्राइंगल को बड़ा बना लेते हैं, कुछ इस तरह है, ये वाला हमारा पोर्शन, ये x है, ये h है, ये 90 डिग्री है, और यहां जो एंगल था ये थीटा है स्टूडेंट, तो यहां थीटा बना लेते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस कहलाएगा, ये हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के सामने वाला अपोजिट, और यह एडजेसेंट कहलाएगा, ये एडजेसेंट साइड है। देखो अपोजिट x है, एडजेसेंट h है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा होता है, तो यह हम क्या लिख सकते हैं, x बाय एच tan थीटा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इसलिए शेयरिंग स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वह tan थीटा भी होता है स्टूडेंट। होप आपको स्ट्रेन समझ में आया होगा। स्ट्रेन का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तीसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हुक। हुक ने कुछ इन स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर लॉ दिया था, और उसी लॉ को अब हम समझेंगे। हुक्स लॉ। हुक्स कहते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर इन इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर यहां पर हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर स्ट्रेन को, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये हमारा ग्राफ है। पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट,
सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। स्टूडेंट अगर किसी चीज को ए पॉइंट तक ले जाते हैं तो ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर लेता है, और ए से अगर यहां ए डैश पोजीशन पर ले जाते हैं तो कुछ यहां पर आता है, ओरिजिनल शेप और साइज को गेन नहीं कर पाता है। तो ए एक इलास्टिक लिमिट है। हुक्स कहते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के। यानी अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करें, स्ट्रेस को इंक्रीज करने पर स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है। यहां देखो, यहां पर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, देखो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, देखो यहां पर स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस पोजीशन पर, देखो स्ट्रेस यहां बढ़ गया, यहां पर बात करें स्ट्रेस इंक्रीज हो गया स्टूडेंट, लेकिन यहां पर स्ट्रेन देखो आपको ये मिल रहा है। और इस पोजीशन पर बात करें, यहां पर देखो ये कुछ स्ट्रेस होगा, यहां पर भी स्ट्रेस, यहां स्ट्रेस कम है और यहां स्ट्रेस ज्यादा है, लेकिन स्ट्रेन क्या नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। इन दोनों पोजीशन पर अप्रोक्स स्ट्रेन सेम दिख रहा है, यानी स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्ट्रेन नहीं इंक्रीज हो रहा है। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस को इंक्रीज करने पर स्ट्रेन बढ़ता है, ऐसा हुक्स ने कहा। इसीलिए कहते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। अब यहां पर लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां जो कांस्टेंट आता है स्टूडेंट, यही इंटरेस्टिंग है। इस कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस भी कहा जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट का कुछ नाम दिया जाता है, उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। यह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं, चलिए इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट अगर यहां पर जो स्ट्रेस है ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हो, और स्ट्रेन भी लॉन्जिट्यूडनल, दोनों लॉन्जिट्यूडनल है, तो रेशो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, द रेशो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को y से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कांस्टेंट को हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। कौन सा मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कहते हैं स्टूडेंट। अब बताओ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला F बाय A, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला स्मॉल l बाय कैपिटल L इज इक्वल टू किसके, y के। ऊपर चले जाएगा FL अपॉन A स्मॉल l इज इक्वल टू y। एक फॉर्मूला ये मिल गया। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, y इज इक्वल टू F हमने पढ़ा था mg होता है स्टूडेंट, कैपिटल L, और ये जो A होगा ये पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हैं स्मॉल l। दूसरा ये फॉर्मूला होगा। यहां पर देखो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा, कई बार आपसे पूछता है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका यूनिट और डायमेंशन बताओ। तो यहां देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कांस्टेंट होता है, यह कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ना, तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा और जो डायमेंशन यूनिट होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट और डायमेंशन होता है। स्ट्रेस का जो डायमेंशन है, क्योंकि यह डायमेंशन लेस है तो इसका लिखोगे कैंसिल होगा नहीं, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस समझ में आया। अगर स्टूडेंट यहां पर हम बात करें वॉल्यूम स्ट्रेस हो जाए, वॉल्यूम स्ट्रेस, और बात करें वॉल्यूम स्ट्रेन की, तो जो कांस्टेंट आएगा वह आता है K, द रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस
द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस। कौन सा? इलास्टिक मॉडुलस, इसका भी नाम है। यहां पर कौन सा मॉडुलस था? यंग्स मॉडुलस। इसका नाम है बल्क मॉडुलस। कौन सा मॉडुलस? बल्क। इसका फॉर्मूला क्या होगा बल्क मॉडुलस का? देखो, वॉल्यूम स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा पी। वॉल्यूम स्ट्रेन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू किसके? के के। चलिए इसको ऊपर ले जाइए तो हमको क्या मिल जाएगा? के इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी डिवाइड बाय डेल्टा वी। ये हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन, बल्क स्ट्रेस का फॉर्मूला। यंग्स मॉडुलस क्या है? रेशो है। किस किस का रेशो है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का जो रेशो है इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहेंगे बल्क मॉडुलस। यह यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस जो है यह क्या है? मॉडुलस है किसके? इलास्टिसिटी के। स्टूडेंट, अगर कोई नंबर x है, इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी इसका उल्टा, हर चीज के अपॉन 1 होता है, ये 1 अपॉन x हो जाएगा। ऐसे k का अगर उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन k, और फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा p इंटू v। ये फॉर्मूला मिल गया हमको, और इसी को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी? द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होगा उसी को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए तीसरे मॉडुलस की हम बात करें जिसका नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम ईटा है। यह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशो होगा उसे ही हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। तो चलिए, शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था समझ लेते हैं, एफ बाय ए। शेयरिंग स्ट्रेन का क्या था? एक्स बाय एच इज इक्वल टू ईटा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो कुछ इस तरह मिल जाएगा, एफ एच बाय ए एक्स इज इक्वल टू ईटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट, ईटा इज इक्वल टू एफ बाय ए। यह किसका हुआ? शेयरिंग स्ट्रेस का, और शेयरिंग स्ट्रेन को हमने एक वर्ड से लिखा था टैन थीटा। तो इस पोजीशन पर इसका जो फॉर्मूला होगा एफ बाय ए टैन थीटा। और अगर टैन थीटा बहुत स्मॉल है तब उस कंडीशन में हम लिखेंगे एफ बाय ए थीटा, टैन को हटा देते हैं। तो ये 3 मॉडुलस थे जो कि हमें हुक्स के लॉ से मिले। हुक्स का लॉ क्या था? इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। तो खाली हुक्स के लॉ का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन, और ग्राफ लीनियर ग्राफ मिलेगा हमको। एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल क्या होता है और पॉइजन्स रेशो क्या होता है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।